हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए बीपीएससी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, जिसे अभी आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ गया है, जिनमें आप लोगों का सितंबर से एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप होना चालू हो गया जाएगा। उसके बाद आगे आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में आप लोगों का बीपीएससी 72 एग्ज़ाम होने वाला है और साथ साथ बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो ये तीनों एग्जाम को कंडक्ट कौन करवा रहा है? तो बीपीएससी के थ्रू हो रहा है। तो बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए ये जो पूरा आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो बनाया गया है, पूरा रिसर्च करके बीपीएससी के अकॉर्डिंग जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, उस प्रकार के प्रश्न आप लोगों का यहाँ पे तैयार किया गया है। और बहुत ही बारीकी से, बहुत ही रिसर्च करके एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए क्वेश्चन तैयार किया जाता है। हालांकि मैं इस चैनल पे आप लोगों को पिछले वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री और आपका मिडावल हिस्ट्री पूरी तरीके से लगभग कंप्लीट हो चुका है और आप लोग का आगे मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग उस चैप्टर को भी अच्छी तरीके से पढ़िए और साथ साथ यहाँ पे बीपीएससी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न चलेंगे आप लोगों का 50-50 का टेस्ट सीरीज, इसे आप लोग डेली कीजिए। इससे क्या होगा, आप पहले तो क्वेश्चन का लेवल देखिएगा, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्वेश्चन में किस प्रकार के यहाँ पे दिए जा रहे हैं। क्योंकि आप लोग तो बीपीएससी स्टूडेंट हैं, आप लोग खुद मैच्योर होंगे, तो आप लोग खुद पता कर सकते हैं कि किस प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को मिलने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और इससे भी पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ी सी, कि जैसे बीपीएससी कौन सा है, बीपीएससी टीआरई 4 है, टीआरई 4 है। उसके बाद बीपीएससी 72 है, 72वीं, और बीपीएससी एईडीओ है। ये तीनों एग्जाम अभी आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे आगे, और तीनों का सिलेबस आप लोग को सेम है, ठीक है। अभी फिलहाल जो है बीपीएससी टीआरई और बीपीएससी ये 72, इन तीनों का नोटिफिकेशन में दे दिया गया है सिलेबस और परीक्षा का पैटर्न। ये दोनों तो अभी तक नोटिफिकेशन के अनुसार दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम है। और ये जो बीपीएससी एईडीओ का जब आने वाला है, तो इसमें भी लगभग उम्मीद रखिए कि यही सिलेबस रहेगा, जो कि ये दोनों में है, बीपीएससी टीआरई 4 में और बीपीएससी 72 में। मैं आपको एक दिखा भी देता हूँ टीआरई 4 का सिलेबस। देखिए यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 4 का ये सिलेबस देख सकते हैं आप लोग। इसमें क्या है प्रक्रिया, आप लोग थोड़ा इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि बीपीएससी 72 और बीपीएससी टीआरई 4, इन सभी में क्या है, यही सिलेबस और नोटिफिकेशन के अनुसार दिया गया है। तो आप लोग पहले इनको समझ लिए कि क्या ऑप्शन डी का महत्व है, क्या ऑप्शन ई का महत्व है, इनको आप लोग अच्छे तरीके से समझाए। अभी हम क्वेश्चन में भी आप लोग को समझा देंगे कि किस प्रकार का मैटर है। देखिए सबसे पहला बात यहाँ पे लिखा हुआ है, बीपीएससी का नोटिफिकेशन है, इनमें लिखा हुआ है कि प्रारंभिक प्रतियोगिता, एक सेकंड इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय की होगी, मतलब जनरल सामान्य अध्ययन की होगी, ठीक है, जिसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ, प्राकृतिक, भौगोलिक, बहुवैकल्पिक होंगे, ठीक है। परीक्षा की अवधि कितने होंगे, 2 घंटे की। ये जो परीक्षा की अवधि होंगी कितने, 2 घंटे। टोटल प्रश्नों की संख्या 150 होगी, ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। हाँ, और आगे कुछ ज्यादा इसमें नहीं है। अगला पॉइंट, ये दूसरा नंबर पढ़ते हैं। प्रारंभिक परीक्षा जो पीटी का आप लोग का परीक्षा होता है, कह रहा है कि गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन, मतलब निगेटिव मार्किंग है। मतलब गलत उत्तर के लिए क्या है, निगेटिव मार्किंग की भी सुविधा की गई है यहाँ पे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है, मतलब 3 प्रश्न अगर गलती करते हैं तो 1 नंबर आप लोग का क्या होगा, कट जाएगा, मतलब 1 प्रश्न आप लोग का गलत हो जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्थाएं दी गई है, निगेटिव मार्किंग। और ऑप्शन आप लोग का देखिए कितना रहेगा। अब तीसरा नंबर पढ़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे, 5 विकल्प। लेकिन ए और बी और सी और डी, इन्हीं में क्या आप लोग को ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन ई में ऑप्शन नहीं दिखेंगे। ई का देखिए रोल क्या है इस एग्जाम में, आप लोग इस समझिए। और ये मैं बता रहा हूँ बीपीएससी टीआरई 4 और बीपीएससी 72 जो एग्जाम होने वाला है, उनका सिलेबस बताओ। ये दोनों एग्जाम का सिलेबस एक ही है, लेकिन आगे चल के जो बीपीएससी एडीओ का एग्जाम होने वाला है, उनका भी सेम सिलेबस, यही उम्मीद है, किया जा रहा है कि यही होने वाला है। क्योंकि बीपीएससी कंडक्ट करवा रहा है, तो बीपीएससी अपने रूल रेगुलेशन के अनुसार चल रहे हैं।
आप सोच नहीं सकते हैं कि बीपीएससी 72 का जो सिलेबस था पीटी का, वो सेम सिलेबस भी यहाँ पे किया गया है, और पूरा का पूरा ऑप्शन जिस प्रकार से उसमें पूछे जाते हैं बीपीएससी 72 में, उसी प्रकार का सिलेबस आप लोग को यहाँ पे और ऑप्शन के साथ उसी प्रकार का नेगेटिव मार्क्स सब कुछ उसी प्रकार का टीआरई 4 में भी दिया गया है। तो आप लोग एक तरह के समझ लीजिए कि आप लोग का सेम टू सेम है सिलेबस। ठीक है, आगे दिया गया है ए बी सी या डी में से विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, अंकित करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो विकल्प ई का ऑप्शन चयन किया। अभी हम पूरा डिटेल में बताएंगे क्या है कहानी। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था ए बी सी डी ऑप्शन 5 ऑप्शन रहेंगे, और इसमें भी क्या है 1/3 का क्या है निगेटिव मार्किंग है। और देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा जांच के लिए है। ठीक है, इसमें आप लोग को सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा आप लोग को ध्यान देना होगा, थोड़ा-सा साइंस पढ़ना होगा, साइंस पे ध्यान देना होगा। भारत का जो इतिहास है, उसको अच्छे तरीके से रखना पड़ना, और बिहार पे ज़्यादा फोकस किया है। बिहार का इतिहास और भौगोलिक जो बिहार का क्षेत्र है, उनके बारे में आप लोग को यहाँ पे हिस्ट्री हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हाँ, थोड़ी-सी इकोनॉमी हो गया और साइंस हो गया। ठीक है, साइंस हो गया। इन चैप्टर पे आप लोग को पूरी तरीके से पकड़ बनानी होगी। हालांकि मैं इस चैनल पे आप लोगों का पूरा हिस्ट्री कंप्लीट करवा रहा हूँ, जिसमें कि एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट करवा चुका हूँ पूरा एनसीईआरटी के आधार पे। उसके बाद आप लोग का मिडिवल हिस्ट्री भी आप लोग का कंप्लीट हो गया है, पूरा एनसीईआरटी के आधार पे पूरा करवा। अभी आप लोग का इसमें मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है हिस्ट्री में। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग का पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी सब चैप्टर पढ़ाया जाएगा इस पे। लेकिन साथ साथ हम लोग क्या करना है, एक एमसीक्यू भी आप लोग के लिए आए हैं पूरा रिसर्च करके, जिससे कि आप लोगों का इस परीक्षा में, क्योंकि एग्जाम नजदीक है, तो हम लोग को एमसीक्यू को साथ में लेके चलना है। क्यों? क्योंकि उसमें एक एक क्वेश्चन को पूरा बेसिक रूप से तैयार किया गया है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा ना, तो उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के आप लोग को दिया जाए। तो अब हम आप लोग को इस ऑप्शन के बारे में समझाते हैं कि क्या मैटर होता है। इस ऑप्शन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, इसी प्रश्न को हम लोग जैसे देख समझते हैं कि किस प्रकार का आप लोग का रहेगा। जैसे पहला प्रश्न है 1800, यहाँ पे एक ऑप्शन और भी रहेगा ई ऑप्शन। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ रंगने वाला रहेगा। ठीक है, ई ऑप्शन में क्या रहेगा, इसमें ऑप्शन में कुछ नहीं रहेगा। ई ऑप्शन में सिर्फ ये ए बी सी डी में रहेगा, दिखेगा ऑप्शन, लेकिन ई में कुछ नहीं रहेगा। इसमें सिर्फ रंगना है, डिसाइड क्या करना है यहाँ पे आप लोग को समझाते हैं। जैसे देखिए, एक मिनट, जैसे आप लोग इस प्रश्न को पढ़िए, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था। मतलब प्रश्न आप लोग समझ चुके हैं। 1857 के क्रांति में बिहार के क्रांतिकारियों का नेतृत्व, बिहार में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका अगर आप लोग आंसर जान रहे कुंवर सिंह, ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर इसको रंग के क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर जान रहे हैं क्वेश्चन तो ठीक है। अब सोचिए अगर आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं जान रहे हैं, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को क्या करना है, नहीं जान रहे, इसका आंसर आप लोग को पता नहीं है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, निगेटिव, निगेटिव तो है ही, अगर गलत कीजिएगा तो निगेटिव चढ़ जाएगा। तो इसलिए क्या किया जाएगा, आप लोग क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ते हैं, मतलब इसको नहीं रंगते हैं, छोड़ते हैं कि नहीं अगर रंग देंगे गलत तो हो सकता है निगेटिव चढ़ जाएगा, इसलिए क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग आगे भी बढ़िएगा ना, फिर भी निगेटिव हो जाएगा। क्यों, आप समझिए बात को। इसलिए कह रहा है इसका कहना है क्या है, बीपीएससी का कहना है कि अगर आप लोग क्वेश्चन को छोड़िए नहीं, अगर आप लोग नहीं जान रहे हैं तो आप लोग ई क्वेश्चन को रंग कर उसके बाद आगे बढ़िए। मतलब आप लोग समझ रहे हैं बात को। मतलब आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं जान रहे हैं, तो नहीं जान रहे हैं तो आप आगे मत बढ़िए, आप पहले इसको रंग दीजिए, ई जो ऑप्शन दिया गया है इसको रंग दीजिए, उसके बाद कलर करके उसके बाद आगे बढ़िए। इससे उसको ये पता चलेगा कि ठीक है आप इस प्रश्न को नहीं जान रहे हैं और आप आगे बढ़ गए। इससे क्या होगा, आप लोग का नेगेटिव नहीं है। अगर आप इसको ई को नहीं रंगिएगा और आगे बढ़ जाइएगा, कुछ नहीं कीजिएगा, तो आपको नेगेटिव चढ़ जाएगा उस पर। ठीक है, ये बात आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, तो यही ई ऑप्शन का यही एक रोल दे दिया है सिर्फ, कि अगर आप लोग नहीं जान रहे इस क्वेश्चन को हल करने के लिए तो आप ई ऑप्शन को रंग के आगे बढ़िए। आप लोग समझ चुके हैं। मैं आशा करता हूँ ई ऑप्शन के बारे में आप लोग को डाउट नहीं रहा होगा ऑप्शन। और जनरली जैसे तो निगेटिव चल रहा है, जैसे ए बी सी डी चार में से कोई एक गलत ही रंग दिए, जैसे आंसर इसका ही है, आप बी ऑप्शन रख दिए तो गलत हो गया, तो इसमें भी आप लोग का निगेटिव चढ़ जाएगा। अगर यदि इसमें से किसी को नहीं भी रंगते हैं फिर भी आप लोग का क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। उससे बचने के लिए आप लोग ई ऑप्शन रंग दीजिए कि हाँ हम निगेटिव नहीं जाएंगे। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके हैं इतनी बातें।
तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अच्छे तरीके से। आप लोग इन सभी बातों को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, ये भी बातें आप लोग समझ चुके हैं। बीपीएससी टीआरई दोनों का सिलेबस में मैंने समझा दिया, यहाँ पे भी आप लोग का डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। और क्वेश्चन को भी हम लोग एक एक क्वेश्चन, जैसे हम लोग यहाँ पे 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज चलने वाला है यहाँ पे। तो इसमें भी आप लोग जैसे 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, 50 में से कम 100-150 क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा। बीपीएससी का ट्रेंड क्या चल रहा है अभी आप लोग को पता होना चाहिए कि बीपीएससी किस प्रकार से एक ही क्वेश्चन से किस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं अभी के समय में, उसको आप लोग को समझना है। अभी देखिए हम लोग उस प्रकार के भी क्वेश्चन आप लोग को बना के दिखाएंगे कि किस प्रकार से निकाले जाते हैं क्वेश्चन। और यही एक क्वेश्चन से हम लोग कम से कम यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आप हम लोग समझ के आगे बढ़ेंगे। इससे क्या होगा, देखिए हम लोग वन लाइनर का एग्जाम का तैयारी नहीं कर रहे हैं हम लोग। अब बीपीएससी आप देख सकते हैं, बीपीएससी टीआरई में भी क्या किया, बीपीएससी लेवल का जो एसडीएम डीएसपी जो बनता है उस लेवल का एग्जाम तय कर दिया बीपीएससी टीआरई 4 में। तो आप लोग को एक मैच्योर तरीके से आगे बढ़ना और अच्छे तरीके से पूरा डिटेल में पढ़ना होगा, तभी आप लोग को कंसस होके ध्यान से इसको देखना है, ठीक है। आप लोग वन लाइनर की तरह इसको नहीं समझे। जैसे अभी हम लोग अगर जैसे पढ़ा देंगे 1857 का विद्रोह के दौरान बिहार का क्रांतिकारी कौन था, तो कुंवर सिंह था। फिर आगे बढ़ जाए फिर इसका आंसर दिलवा दें। तो इससे कोई मतलब बनेगा? कोई मतलब नहीं है। हम लोग बीपीएससी स्टूडेंट है तो बीपीएससी के अनुरूप हम लोग को पढ़ना है। तो बीपीएससी के अनुरूप कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए अभी हम बता रहे हैं कैसे पढ़ना है। देखिए इनसे कितना क्वेश्चन हम लोग को बन सकता है। चलिए पहला क्वेश्चन को पहले डील करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में जो है क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था। मतलब 1857 के क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था, या लियाकत अली ने किया था, या खान बहादुर ने किया था, या तात्या टोपे ने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कुंवर सिंह कहाँ के किस जगह से किया था। ये जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था बिहार में, तो ये कुंवर सिंह ने कहाँ पे किया था? तो ये किया था जगदीशपुर से। कहाँ से किया था? जगदीशपुर से। कहाँ से किया था? जगदीशपुर से किया था। ये कहाँ पड़ता है जगदीशपुर? तो ये भोजपुर पड़ता है, भोजपुर जिला। बिहार का जो भोजपुर जिला है वहीं पड़ता है ये भोजपुर। तो आप लोग को समझ में आ गया कुंवर सिंह कहाँ से किया था ये इस आंदोलन का नेतृत्व? जगदीशपुर से किया था। और इसकी उम्र, कुंवर सिंह की उम्र लगभग 80 वर्ष की थी। इसकी उम्र 80 वर्ष की थी। यहाँ से कितने सारे जितने भी फैक्ट्स बने हैं आप लोग समझ चुके हैं। चलिए अगर बी ऑप्शन को देखते हैं, आंसर तो इसका हो गया ए, ठीक है। अगर हम लोग बी ऑप्शन की बात करें, तो बी ऑप्शन में क्या है? बी ऑप्शन है खान बहादुर खान। इन्होंने भी 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ये कहाँ से किया था ये खान बहादुर खान? तो खान बहादुर खान किए थे बरेली से। कहाँ से किए थे? बरेली से किए थे, ठीक है। इसे ध्यान में रखना है, बरेली से किए थे। आगे है, आगे देखिए हम, आगे है इनके बारे में लियाकत अली। लियाकत अली जो है कहाँ से किए थे? तो ये इलाहाबाद से किए थे। इलाहाबाद यूपी में पड़ता है, यूपी से किए थे। और ये तात्या टोपी जो है, ये तात्या टोपी देख सकते हैं, ये तात्या टोपी जो है ये किए थे नाना साहब। जो आप लोग पढ़े जब 1857 का क्रांति पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा आपको, नाना साहब एक थे, इन्हीं का सहयोग किए थे। इन्हीं के सहयोग से, नाना साहब का सहयोग के लिए तात्या टोपी ने साथ दिया था। तो कहाँ से दिया था? तो ये कानपुर से दिया था। कहाँ से? कानपुर से, ठीक है। आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तरीके से डील कीजिएगा। देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन बने। सबसे पहला क्वेश्चन ये बना कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह कहाँ पे किया था इस क्रांति का नेतृत्व? जगदीशपुर से किया था। भोजपुर जिला बिहार में पड़ता है। इसकी उम्र 80 वर्ष की थी। अगर इस ऑप्शन की बात करें तो खान बहादुर कहाँ से किया था 1857 क्रांति? तो बरेली से किया था। लियाकत अली कहाँ से किए थे? तो इलाहाबाद यूपी से किए थे। तात्या टोपी कहाँ से किए थे? तो ये नाना साहब का सहयोग किए थे। कहाँ से? कानपुर से, 1857 के क्रांति में। तो इतने सारे फैक्ट आप लोग को पता चल गया।
ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग बीपीएससी के क्वेश्चन को डील करते हुए आगे बढ़े। हाँ, जिस क्वेश्चन का हम लोग डील कर सकते हैं उनका करेंगे, जिनका नहीं होगा उसको नॉर्मली आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जिसका हो सकता है उनको हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से हम लोग एक एक क्वेश्चन में टाइम देना होगा, एक एक क्वेश्चन को समझना होगा, तब हम लोग को आगे बढ़ना है। मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा और अच्छे तरीके से समझते हुए आगे। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, पूरा अच्छे तरीके से पूरा रिसर्च करके तैयार किया जाता है यहाँ पे क्वेश्चन। आप लोग इस चैनल को, बस एक ही बात है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट कीजिए अच्छी कि इसमें क्या आप लोग की ज़रूरत है, क्या आप लोग को चाहिए, और इसमें आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़रूर। चलिए, इससे ज़्यादा आप लोग को हमसे हम आप लोग को कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए, हम लोग बस आप कंटेंट पे ध्यान देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्थायी बंदोबस्त, जिसको कि परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं, किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया था? तो मतलब कह रहा है कि भारत में जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो आया था, इसको किस गवर्नर ने चालू किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था, या लॉर्ड डलहौजी ने किया था, या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, लॉर्ड वेलेजली ने किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। अब देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में भी कुछ फैक्ट हम लोग को जानने हैं, क्योंकि ऐसे तो जान नहीं सकते क्वेश्चन, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस से जितने भी फैक्ट हम लोग को बनेंगे उनके बारे में हम लोग को देखना है। तो देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये कब किया था? तो 1973 ईस्वी में किया था। ये फैक्ट आप लोग को पता चल गया 1973 ईस्वी में। और इसने क्या किया था? देखिए, ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त क्या था, इनके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं कि स्थायी बंदोबस्त प्रणाली था क्या। देखिए, अस्थाई बंदोबस्त जो है, आप लोग का यूपी हो गया, बिहार हो गया, आपका बंगाल हो गया, ठीक है। आपका यूपी, बिहार और बंगाल, इन सभी जगह क्या हुआ था? स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू किया गया था। तो इसमें क्या होता था स्थायी बंदोबस्त प्रणाली में? स्थायी बंदोबस्त प्रणाली में ये होता था कि जितने भी जमींदार वगैरह सब होते थे ना, जमींदार, जिस उस टाइम के जो जमींदार वगैरह सब होते थे, उसको जमींदारी व्यवस्था दे दी गई थी। मतलब किसके द्वारा? इनके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जमींदारी व्यवस्था दे दी गई थी। तो जमींदारी व्यवस्था देने का मतलब क्या है? कि वहां पे पूर्ण रूप से इस सभी जगह पे, यूपी हो गया, आपका बिहार हो गया, आपका ये क्या बोलते हैं इसको, बंगाल हो गया, इन सभी जगह पे क्या हो गया? पूर्ण रूप से स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया गया था। इसमें क्या होता था कि पूरी तरीके से टैक्स आप लोग को भरना पड़ेगा। मतलब अस्थायी रूप से क्या कर दिया? टैक्स यहाँ पे क्या किया? लागू कर दिया गया। यहाँ पे पूरी तरीके से क्या किया? टैक्स को लागू कर दिया गया। टैक्स लागू करने का मतलब क्या है? कि मतलब यहाँ से आप लोग को टैक्स हर हाल में आप लोग को जमा करने, मतलब यहाँ पे एक जमींदार को बैठा दिया गया। इस व्यवस्था में स्थायी बंदोबस्त का मतलब था कि इस व्यवस्था में जमींदार को प्रॉपर रूप से बैठा दिया गया। उसमें उनका कहना था कि आप लोग यहाँ पे टैक्स वसूलिएगा। जमींदार को किसने बैठाया? यही लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बैठाया, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू करके। तो इस व्यवस्था को लागू करके इसने क्या कर दिया कि बोला कि आप लोग पूर्ण रूप से यहाँ पे स्वतंत्र रूप से क्या कीजिएगा? टैक्स को जमा कीजिएगा और हमें दीजिएगा। मतलब ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का कहना था। तो इस प्रकार की व्यवस्था इन्होंने अपनाते हुए आगे बढ़ रहा था। तो इसी क्रम में क्या होता है कि धीरे-धीरे इसका भी क्या होता है? धीरे-धीरे उद्भेदन किया जाता है आगे चल के। लेकिन अभी तो फिलहाल 1973 इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू कर चुका था। तो आप लोग समझ चुके हैं कि स्थायी बंदोबस्त क्या था। स्थायी बंदोबस्त एक फिक्स कर दिया था, यहाँ से यूपी, बिहार और बंगाल से टैक्स को वसूला जा सके। किसके द्वारा? तो जमींदारों के द्वारा। तो जमींदार को किसको बैठाया गया? तो यही लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बैठाया गया। तो आप लोग समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? देखिए, जब चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में जब स्टार्ट हुआ था, तो उस समय महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था बोला जा रहा है। मतलब कौन शामिल नहीं था? तो इसमें कौन था शामिल नहीं था? या राजेंद्र प्रसाद, या जवाहरलाल नेहरू, या अनुग्रह नारायण सिंह, या जेपी कृपलानी?
तो चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी नहीं शामिल था। जवाहरलाल नेहरू उस समय शामिल नहीं थे। तो शामिल कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद शामिल थे इस आंदोलन में, चंपारण सत्याग्रह में। आपका ये अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे, आपका जेबी कृपलानी शामिल थे, लेकिन कौन? जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं थे। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? मतलब बिहार के किस जिले में जो है सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो इसका ऑप्शन पहले देखिए, पश्चिम चंपारण है, या रोहतास हो गया, या गया हो गया, या कैमूर हो गया। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, पश्चिम चंपारण में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिकता संहिता, मतलब समान नागरिक संहिता यूसीसी का प्रावधान? यूसीसी का मतलब क्या होता है? यूसीसी का मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है। मतलब इसका मतलब क्या होता है? यूसीसी का मतलब ये होता है। तो इसमें क्या है? समान नागरिक संहिता, मतलब किस अनुच्छेद में है ये? तो इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 40 में है, या अनुच्छेद 48 में है, या अनुच्छेद 44 में है, या अनुच्छेद 50 में है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40 में है। इस प्रकार के अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? मतलब बिहार में जो है लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? 38 है, या 42 है, या 40 है, या 243 है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40 लोकसभा सीट है। और यहीं पे अगर हम लोग बात करें राज्यसभा की सीट, राज्यसभा की सीट कहाँ में? बिहार में। बिहार में तो राज्यसभा की सीट बिहार में कितनी है? इनको भी हम लोग को ध्यान में रखना है। तो राज्यसभा की सीट 16 है। कितनी है? 16। तो बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 40 है। और यही पूछा जाए बिहार में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 है। इसे भी आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, 24वें और अंतिम तीर्थंकर, मतलब जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर थे। ठीक है, महावीर थे। उनका जन्म कहाँ हुआ? मतलब जन्म स्थान कहाँ था महावीर का? कुंडग्राम वैशाली, या राजगिरी में, या पावापुरी में, या गया में? तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंडग्राम में। कहाँ था? कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। यहाँ से भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन से भी आप लोग समझिएगा। 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर थे। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले मगध पर किस राजवंश का शासन था? मतलब मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले ये मगध किस राजवंश का शासन था? मगध पर पहले मगध वंश से किस राजवंश का संस्थापक था? इसका देखिए एक सीरियल क्रम चलता है, उसे हम लोग देखते हैं। देखिए एक चलता है हर्यक, पहले आया था हर्यक वंश, फिर आया था शिशुनाग वंश, शिशुनाग, फिर आया था नंद, फिर आया था मौर्य, फिर आया था शुंग, फिर आया था कन्न। इस प्रकार के वंश चले थे इस सीरियली से। पहले हर्यक आया था, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और कन्न। इस फॉर्मेट को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। देखिए कैसे, यहाँ से पूछ ही दिए ना क्वेश्चन, देखिए किस प्रकार के प्रश्न। अगर ये फॉर्मेट आप लोग को याद रहेगा तो किसी भी प्रकार से बीपीएससी क्वेश्चन को घुमाते हैं तो आप लोग को बन जाएगा। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप लोग इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मतलब मौर्य साम्राज्य ये कहाँ पे? मौर्य साम्राज्य है तो बोल रहा है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले, मतलब मौर्य साम्राज्य से पहले कौन सा वंश का शासन था? तो मौर्य से पहले कौन सा दिख रहा है आपको? नंद दिख रहा है ना। मौर्य से पहले कौन है? देख सकते हो, नंद है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? नंद हो जाएगा। नंद वंश का शासन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, या श्री कृष्ण सिंह थे, या कार्यानंद शर्मा थे, या राहुल साकृत्यानंद थे? तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया आप लोग को बिहार में प्रांतीय किसान सभा, क्या पूछा गया? प्रांतीय किसान सभा। और ये प्रांतीय किसान सभा कब हुआ था इसे भी आप लोग को ध्यान में रखना है। ये हुआ था 1929 ईस्वी में। कब हुआ था बिहार क्रांति किसान सभा? तो ये हुआ था 1929 में। और किसके विरोध में? मतलब वही जो जमींदारी प्रथा जो चला था, वो जो अभी कॉर्नवालिस के बारे में अभी जो पीछे हम डिटेल में पूरा बताए, उन्हीं के विरोध में ये हुआ था। ठीक है, उन्हीं के विरोध में कि जमींदारी प्रथा को हटाने के विरोध में। तो चलिए, उसको हटाना चाह रहा था ये लोग, लेकिन सर लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उनको लागू किया हुआ था। तो ये कब हुआ था बिहार में प्रांतीय किसान सभा? तो 1929 ईस्वी में हुआ था। और यहीं पे एक प्रश्न और बनते हैं कि यहीं पे अगर ये प्रांतीय की जगह अगर अखिल रहता, अगर रहता क्वेश्चन अखिल किसान, मतलब बिहार में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो वो होता 1936 ईस्वी में। अगर यहाँ पे दे दिया जाए बिहार में अखिल भारतीय किसान सभा, अगर बिहार नहीं भी रहेगा, अगर सिर्फ ओनली रहेगा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1936 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एक सेकंड यहाँ से लिख देते हैं थोड़ा बढ़िया से। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1936। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन रहेगा आप लोग का बिहार में प्रांतीय किसान सभा की गठन कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। अगर रहेगा बिहार में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1936 में हुआ था। इसे भी आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए। और इस प्रांत इसमें देख सकते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती, इनका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर जो है कितनी है? ऑप्शन है 61.80, 70.50 या 63.82 या 51.50। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 63.82% है। क्या? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर, इसे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। दांडी मार्च की शुरुआत महात्मा गांधी ने किस तिथि को की थी? मतलब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत किस तिथि को की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? 12 मार्च 1930 या 5 मार्च 1931 या 6 अप्रैल 1930 या 9 अगस्त 1942। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था? दांडी मार्च की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी। अब आप लोग थोड़ा सा ये समझ लिए कि दांडी मार्च था क्या। दांडी मार्च को हम लोग बोल सकते हैं नमक सत्याग्रह भी बोल सकते हैं। क्या था? नमक सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब क्या? आंदोलन करता था नमक के लिए। ठीक है, तो नमक पे भी टैक्स लिया जाता, तो उसको हटाने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरुआत की थी। देखिए कहानी क्या था इसमें। इसमें क्या था कि अहमदाबाद से एक आंदोलन स्टार्ट किया था। कहाँ से? अहमदाबाद के एक साबरमती आश्रम से आंदोलन स्टार्ट किया था। और वो आंदोलन स्टार्ट किया था आप लोगों का, इन्होंने किया था कि कौन बोलते हैं? महात्मा गांधी ने। तब महात्मा गांधी ने ये कितने साबरमती आश्रम से क्या 78 सहयोगियों के साथ इसने अहमदाबाद आश्रम से निकले थे। कहाँ के लिए? तो दांडी के लिए। कहाँ के लिए निकले थे? तो दांडी के लिए। दांडी कहाँ पड़ता है? तो दांडी गुजरात में पड़ता है। दांडी कहाँ पड़ता है? दांडी पड़ता है गुजरात में। और गुजरात में ही समुद्र के किनारे क्या किया था? 78 सहयोगी के साथ इन्होंने स्टार्ट किया था, मतलब यहाँ पे आने के लिए। और इनको आते आते मतलब ये कितने दिन में कंप्लीट कर लिया? मतलब कि ये 6 अप्रैल 1930 तक, मार्च में स्टार्ट किए थे। 12 मार्च को स्टार्ट किए थे। ये कहाँ से? दांडी मार्च के लिए जाने के लिए, दांडी के लिए। कहाँ से? तो ये अहमदाबादी साबरमती आश्रम से। और 12 मार्च 1930 को ये स्टार्ट किए थे। और अप्रैल में लगभग कहा जाता है कि अप्रैल में 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? ये दांडी पहुंचते हैं। और वहां पे क्या करते हैं? नमक सत्याग्रह को पूर्ण करते हैं। मतलब नमक सत्याग्रह जिसका पूरा हो जाता है। लगभग कहा जाता है 240 मील की दूरी थी। और ये कितने दिनों में तय किया था? तो ये 24 दिनों में तय किया था। 24 दिनों में तय किया था। कितने दिनों में किया था? 24 दिनों में तय किया था। तो आप लोग समझ चुके हैं कि 24 दिनों में इन्होंने
तय किया था। 78 सहयोगी के साथ इसने स्टार्ट किया था और 24 दिनों में कंप्लीट कर लिया। लेकिन 78 सहयोगी तो स्टार्टिंग टाइम में थे, इनके साथ आते आते कई हजार लोगों ने इनका साथ दिया था महात्मा गांधी की। तो इस फैक्ट को आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। देखिए 12 मार्च 1930 को क्या किया, स्टार्ट किया दांडी मार्च, मतलब दांडी के लिए पहुंचने, दांडी में ही जाना था। दांडी गुजरात में पड़ता है, वहीं पे जाके ये क्या करता, नमक सत्याग्रह को कंप्लीट करता। कौन करता, महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। लेकिन 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने क्या किया, दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल 1930 को कंप्लीट किया इस आंदोलन को। तो आप लोग इस तरह से समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते, इसका आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो लाहौर अधिवेशन 1929, बेलगांव अधिवेशन में, या कराची अधिवेशन, या कलकत्ता अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन होगा इसका आंसर, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर अधिवेशन में इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग किया था 1929 ईस्वी में। तो यहाँ पे बात आता है कि पूर्ण स्वराज के 1929 में हुआ, तो कब हुआ था, 31 दिसंबर भी याद आप लोग को रखना है यार, 31 की डेट भी पूछा जा रहा है अभी समय में। हाँ देखिए 31 दिसंबर 1930 को लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ, संपन्न हुआ। किसके द्वारा हुआ था, तो जेएल नेहरू द्वारा, मतलब जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, कब किया गया था, तो 1929 में, मतलब 31 दिसंबर 1930 को लाहौर अधिवेशन में। और किसके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यहाँ पर आप लोग समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे। जब स्वतंत्र भारत हो गया तो उसमें प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम। यहाँ अबुल कलाम हो जाएगा, यहाँ पे अबुल कलाम आजाद और सी राजगोपालाचारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलाना अबुल कलाम ही कौन थे, जो कि पहले शिक्षा मंत्री बने स्वतंत्रता के बाद। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है। तो अग्नाशय है, थायराइड है, यकृत है, या पिट्यूटरी है। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। कौन सा हो जाएगा, यकृत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, सल्फिक एसिड, क्या है, थेनिन होगा। अच्छा थेनिन, एस्कॉर्बिक अम्ल या टेकोफेरा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल है। तो इसका सही आंसर क्या, 14 था, 22 था, या 18 था, या 25 था। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल 22 भाषा थी। देखिए जिस प्रश्न में आप लोग का डिटेल बताया जाएगा उसमें डिटेल बताया, जिसमें आप लोग का डिटेल नहीं होगा उसमें डिटेल नहीं बताया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हर किसी का डिटेल बताया जाएगा तब तो समझ लीजिए चैप्टर और एमसीक्यू में अंतर किया रह जाएगा। यहाँ पे हम लोग जिसका कि आप लोग का इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको पूरा डिटेल में समझाना है तो हम उसको हल तक अपने आप में समझाते हैं, ठीक है। लेकिन जिसका प्रश्न हम लोग हल, मतलब जिसका कि हम लोग उसका सोल्यूशन नहीं निकालेंगे तो उसको आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई। देखिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष या 30 वर्ष या 25 वर्ष या 35 वर्ष। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। यही राज्यसभा का पूछा जाए कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए, तो इनको भी आप लोग को जानना चाहिए कि नहीं, इनको भी जानना है। तो इनका उम्र कितना होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए, 30 वर्ष
होना चाहिए, किसका, राज्यसभा सदस्य बनने, और 35 वर्ष किसका चाहिए, 35 वर्ष चाहिए उसका राष्ट्रपति का बनने के लिए, किसका, राष्ट्रपति बनने के, राष्ट्रपति हो गया या राज्यपाल हो गया, इन सभी का उम्र बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, इसे ध्यान में रखना है। और 21 वर्ष किसका, ये मुखिया जो होता है ना, जैसे कि ग्राम पंचायत में मुखिया वगैरह सब जो होता है उसकी उम्र होता है 21 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न, और ये उस अकॉर्डिंग हर राज्य के जिले के ऊपर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, या समाजवादी अर्थव्यवस्था, या साम्यवादी अर्थव्यवस्था। इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे कौन सी व्यवस्था चल रही है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था चल रही है। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, मतलब बिहार का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है, तो ये लोग गंगा, गंडक, सोन या कोसी। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओजोन परत जो है वायुमंडल की किस, एक सेकेंड, ओजोन परत जो है वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, यहाँ क्षोभ होगा, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल होगा, या मध्य मंडल, या समताप मंडल, या आयन मंडल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इस समताप मंडल में रहता है। अगला देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ सबसे पहले किस राज्य में हुआ था, मतलब भारत में जो है सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था जो आया था, तो बोला जा रहा है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले हुआ था, बिहार में हुआ था, ये उत्तर प्रदेश में हुआ था, या राजस्थान में हुआ था, या आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये कहाँ हुआ था, तो राजस्थान में हुआ था। तो ये कब हुआ था, इसे भी आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है, ये कब हुआ था इसे भी आप लोग को ध्यान में रखना है। तो ये हुआ था, एक सेकंड, हाँ, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 2 अक्टूबर, एकदम डेट के साथ याद रखिए क्योंकि बीपीएससी डेट के साथ पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था, कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। इसी प्रकार बोला जाए अगर दूसरा कौन था, मतलब पहला भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ सबसे पहले किस राज्य में था, राजस्थान में, कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959। और वहीं पूछा जाएगा दूसरा कौन हुआ था, तो दूसरा हो गया था आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था हुई थी, ठीक है, दूसरा नंबर पे, और पहला नंबर पे राजस्थान था। तो इस क्रम में भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए, और ये किसकी समिति, एक समिति होती थी इसमें, तो किस समिति के आधार पे हुआ था, ये समिति था पंचायती राज व्यवस्था, किस समय, तो बलवंत राय समय था, ये भी पूछते हैं परीक्षा में, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, समिति, इनकी सिफारिश पे ये तैयार किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, इंटरनल कोर्ट जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है, तो जेनेवा है, न्यूयॉर्क है, या हैग नीदरलैंड है, या पेरिस है। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द हैग नीदरलैंड में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब होता है समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड लिटन लिटन था, ये लॉर्ड रिपन था, ये लॉर्ड डफरिन था, ये लॉर्ड कर्जन था। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये डफरिन था। मतलब जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब हुआ था, 1885 में स्टार्ट हुआ था ना, 1885 ईस्वी में जब स्टार्ट हुआ था, तो उस समय जो है उस समय के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफर था, मतलब डफर मतलब डफरिन था, लॉर्ड डफरिन था, इसे ध्यान में रखना है। चलिए, और आगे अगला प्रश्न आप हम लोग देखते हैं। अगर इससे आप लोग को एक दो प्रश्न इससे अगर और बनाना है तो आप लोग एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा। देखिए इससे कैसे को प्रश्न कैसे बनते हैं, देखिए 1885 ईस्वी में तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ ही था, ये तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन ये कहाँ पे हुआ था, तो बम्बई में हुआ था, इसे भी आप लोग को ध्यान में रखा। और इसके पहले अध्यक्ष भी कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, इसे भी ध्यान में रखना है। और इसके संस्थापक कौन थे, इनको भी आप लोग को ध्यान में रखा है। ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके संस्थापक कौन थे, ए ओ
ह्यूम थे। कौन थे? ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम कहा जाता है इसका पूरा नाम। तो इस प्रकार से आप लोग को इस प्रश्न को आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बोध गया में दिया था, कुशीनगर में दिया था, सारनाथ में दिया था, या लुम्बिनी में दिया था? तो कहाँ पे दिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देख सकते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में दिया था। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं हम लोग। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 60 वर्ष है, या 65 वर्ष है, या 62 वर्ष है, या 70 वर्ष है? इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? 65 वर्ष। अब यहाँ से भी आप लोग को कुछ पॉइंट आप लोग को नोट डाउन करने हैं। यहीं पे बात किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट का तो आप लोग जान गए कि 65 वर्ष है। यहीं पे अगर बात करें तो हाई कोर्ट, जिसको कि हाई कोर्ट बोलते हैं, तो हाई कोर्ट का उम्र सीमा कितनी होती है? तो 62 वर्ष होता है। और सुप्रीम कोर्ट की कितनी होती है? 65 वर्षीय, मतलब रिटायर्ड की, मतलब सेवानिवृत्ति, मतलब रिटायर कब करेंगे? तो ये 65 वर्ष साल में करेंगे सुप्रीम कोर्ट के, और हाई कोर्ट के करेंगे 62 साल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का एक सेकंड, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम किस वर्ष गाया गया था? भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो जन गण मन, वो कब गाया गया था? मतलब किस वर्ष गाया गया था, इसको ध्यान में रखना है। तो उसको गाया गया था 1905 में, या 1919 में, या 1911 में, या 1947 में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कब गाया गया था? 1911 में। लेकिन इसका जो है आप लोग को पूरा फैक्ट के साथ याद रखना है। इसका डेट भी पूछा जाता है। 27 दिसंबर का समय था। कब था? 27 दिसंबर का समय था। और किसके द्वारा? आर.एन. टैगोर, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, ये बात भी आप लोग समझ चुके हैं। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं 28 नंबर। सहयोग आंदोलन, और सहयोग आंदोलन जो है ये को किस घटना के कारण स्थगित करना पड़ा था? मतलब असहयोग आंदोलन जो है अचानक किस घटना के कारण स्थगित करना पड़ा था? जलियांवाला बाग हत्याकांड में, या साइमन कमीशन हत्याकांड बहिष्कार में, या चौरी चौरा कांड के में, या द्वितीय विश्व युद्ध में? मतलब ये जो असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा जो चलाया गया था, ये किस परिस्थिति में स्थगित करना पड़ गया था अचानक? तो इनको हम लोग समझते हैं। तो इसका आंसर पहले क्या हो जाएगा, इनको हम लोग देख लेते हैं। इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा हत्याकांड जब हुआ था, चौरी चौरा कांड जो हो गया था, उसी वजह से क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया था, मतलब स्थगित कर दिया था। देखिए इसमें थोड़ा सा आप लोग को जानकारी आप लोग को लेनी चाहिए। असहयोग आंदोलन क्या था? असहयोग आंदोलन वो था कि मतलब सरकार का उस समय बात नहीं मानना। मतलब जितने भी हमारे ये भारत के जितने भी लोग थे, इन पे किनका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेज कई नीतियां लाते थे, कई तरह के नीतियां लाते थे, तो उन नीतियों को नहीं अपनाना, मतलब यही था असहयोग आंदोलन। मतलब अंग्रेज का कहना था कि आप हमारे स्कूल में पढ़िए, आप सरकारी नौकरी कीजिए। तो इनका कहना था भारत के लोगों का कि नहीं, ना ही आपके सरकारी नौकरी करेंगे, ना ही आपका स्कूल में बच्चे को पढ़ने भेजेंगे, ना ही आपका वस्त्र पहनेंगे। मतलब आपके द्वारा किसी भी प्रकार के वस्तु को हम लोग यूज नहीं, अगर वस्त्र पहनने का होगा तो हम खुद बनाएंगे और खुद पहनेंगे। मतलब भारत के लोगों को कहना था, यही था असहयोग, मतलब सहयोग नहीं करना, मतलब सरकार का किसी भी चीज में सहयोग नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग लड़ाई भी नहीं करेंगे, युद्ध भी उससे नहीं करेंगे अंग्रेज से, लेकिन हम लोग सहयोग नहीं करें। अगर अंग्रेज जैसे बोलेगा कि ये रास्ते से जाने के लिए, तो हम रास्ते ही नहीं जाएंगे, चुपचाप अपने घर में बैठे रहेंगे। मतलब इस प्रकार की नीति था असहयोग आंदोलन। और महात्मा गांधी ने चालू किया था। तो महात्मा गांधी तो जान रहे हैं कि ये क्या बोलते हैं, अहिंसा के क्या थे, पुजारी थे। मतलब क्या, हिंसा देखना नहीं चाहते थे, इसलिए हिंसा को वो बर्दाश्त नहीं करते थे। मतलब हिंसा के रास्ते पे वो नहीं जाते थे महात्मा गांधी।
तो यही प्रकार की इसलिए क्या क्या था असहयोग आंदोलन की शुरुआत क्या था महात्मा गांधी ने। तो असहयोग आंदोलन की महात्मा गांधी ने जो शुरुआत किया था तो कब किया था इसे भी हम लोग को जानना है। तो इन्होंने क्या था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को किया था। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था। इसे ध्यान में रखना है, महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। और यही घटना जो है ना क्यों बंद करवा दिया, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड हुआ था, ये हुआ था 12 फरवरी, सॉरी 5 फरवरी को हुआ था। 12 फरवरी में तो स्थगित, 5 फरवरी 1922 को, मतलब 1 अगस्त 1920 को ये असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। 5 फरवरी 1922 को क्या हो जाता है, चौरी चौरा कांड हो जाता है। चौरी चौरा घटना में क्या होता था कि कम से कम 22 जो है ना, मतलब 22 सैन्य, मतलब पुलिसकर्मी जो थे, 22 पुलिसकर्मी, मतलब जो 22 अंग्रेज थे उसको थाने में ही जला करके क्या कर दिया, मार दिया गया। थाने में ही आग लगा दिया गया ये भारत के लोगों के द्वारा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा था, यहाँ पे ये पुलिस जितने भी अंग्रेज थे, ये यहाँ पे बहुत सारा अत्याचार कर रहा था। ये इसको हटाने के लिए, असहयोग आंदोलन को हटाने के लिए बहुत सारा दबाव दिया जा रहा था। इस प्रकार से कई गुस्सा के क्या कर दिए, यहाँ पे थाने में ही आग लगा दिया 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। समझ गए चौरी चौरा घाट। और इसी वजह से दुखित होकर क्या कर दिया महात्मा गांधी ने, चौरी चौरा घटना जो कांड हो गया ना, इस वजह से दुखित होकर महात्मा गांधी ने क्या किया, इसको असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया, वापस ले लिया। ये चौरी चौरा घटना कहाँ हुआ था, तो ये यूपी में हुआ था, यूपी के गोरखपुर में। इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, यूपी के गोरखपुर में हुआ था ये चौरी चौरा घटना कांड, इसे ध्यान में रखना है। चलिए, और इसके बाद तो चौरी चौरा घटना के बाद तो गांधी जी को तो जेल में ही डाल दिए जाते हैं। आगे की कहानी जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ये आप लोग का तब लगभग एंशिएंट हिस्ट्री मैंने कंप्लीट करवा चुका हूँ इस चैनल पे। आपका मिडावल हिस्ट्री भी कंप्लीट करवा चुका हूँ। जब मॉडर्न हिस्ट्री अब स्टार्ट होने वाला है, उसमें पूरी बारीकी से आप लोग को पढ़ाया जाएगा कि क्या कारण था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगा। अब बहुत ही कहानी के रूप में आप लोग को समझ में भी आएगा, अच्छे तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री पे पूरी तरीके से कमान हो जाएगा आप लोग का। और वहां से एक भी प्रश्न, चाहे कितना भी प्रश्न को घुमाया जाए, आप लोग का गलती नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बरौनी में है, या मोकामा में है, या बाढ़ में है, या बेगूसराय में? तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बरौनी में है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, गंगा है, या सिंधु है? तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगाया जाता है? मतलब वित्तीय आपातकाल। देखिए, आपातकाल 3 तरह के होते हैं, अभी हम बताएंगे आपको। तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसको बोलते हैं? तो अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 360, या अनुच्छेद 356, या अनुच्छेद 370? इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 360। इनका आंसर तो ये हो गया। ठीक है, इनका आंसर क्या हो गया? ये हो गया। लेकिन यहाँ पे अब हम लोग को समझना है कि देखिए ये क्या था, वित्तीय आपातकाल था। ये क्या था? वित्तीय आपातकाल। कितना में लगा? 360 में। अगर बात करें 352 की, तो 352 में क्या हुआ था? इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपात। इसमें क्या होता है? देखिए, राष्ट्रीय आपात, आपातकाल 3 तरह के होते हैं। आपातकाल कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। एक होता है राष्ट्रीय आपात, एक होता है वित्तीय आपात, एक होता है राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन उसको बोलते हैं। मतलब राष्ट्रीय आपात एक लगता है आपातकाल, और एक होता है वित्तीय आपातकाल, और तीसरा होता है जो कि लगता है कब है? जो कि लगता है 356 में। ये इसमें क्या लगता है? इसी को बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन ये कब लगाया जाता है? जब राज्य अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता है किसी चीज में, तो राज्य में क्या लगाया? एक राज्य में, जैसे भारत में कई सारे राज्य हैं, भारत में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य में किसी राज्य में भी अगर राज्य अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो आप लोग समझ चुके हैं कि अनुच्छेद 360 में क्या है? तो वित्तीय आपात है। अनुच्छेद 352 में क्या है? तो राष्ट्रीय आपात है। अनुच्छेद 356 में क्या है? तो राष्ट्रपति शासन लागू होता है। चलिए, आप लोग समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। पलासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया?
1757, 1857, 1764, 1799। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1757 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1757, 1757। अब इसमें भी कुछ डिटेल आप लोग देखिए, क्या है कहानी इसका है। इसका डिटेल में क्या है, इसका डेट भी पूछा जाता है एग्जाम में, डेट के साथ पूछा गया है कई एग्जाम में। तो इसको डेट को भी हम लोग को याद रखना। इसका डेट है 23 जून, 23 जून 1757 को ये युद्ध हुआ था। और किसके बीच बीच हुआ था? तो ये हुआ था, बंगाल के नवाब थे, बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब थे, बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। और VS किसके बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन जीता कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर थे। ठीक है, तो ब्रिटिश था ये, रॉबर्ट क्लाइव यही जीत गया था। ठीक है, इसे ध्यान में रखना है। तो यहीं से कहा जाता है, यही प्लासी की उससे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का क्या पड़ता है? नींव पड़ जाता है। एक तरह से नींव पड़ गया किसका? ब्रिटिश साम्राज्य का। यहीं से मतलब साम्राज्य में अपना अधिकार जमाने के लिए पूरा तरीके से कंट्रोल कर लिया भारत को, यही प्लासी के युद्ध से। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है, अकबरनामा के रचयिता निम्नलिखित में से कौन थे? अकबरनामा के रचयिता कौन थे? बीरबल थे, फैजी थे, या अबुल फजल थे, या टोडरमल थे? तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल थे। ठीक है, अबुल फजल। और ये कौन थे? ये सब जितने भी आप लोग को ऑप्शन में जो दिख रहे हैं, ये सब नवरत्न थे। अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते हैं। मैंने ये आपको मिडावल हिस्ट्री में पढ़ाया हूँ, पूरा अकबर चैप्टर जब पढ़ा रहा था तो उसमें पूरे डिटेल से हर किसी के बारे में डिटेल से बताया था, हर नवरत्न के बारे में डिटेल से बताया। और आप लोग जो लोग इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, मैंने एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट करवा चुका हूँ इस चैनल में, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए। आप लोग का एक एक प्रश्न यहाँ पे सही होगा। आप लोग का एक एक पूरा का पूरा वहाँ जो पढ़ाया गया है, एनसीईआरटी के आधार पे पढ़ाया गया पूरा तरह से। और साथ साथ उस चैप्टर को पढ़ाने के बाद उस चैप्टर का जितने भी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते थे, उसको भी हम लोग वहाँ पे चैनल पे करवाए हैं। तो आप लोग इस चैनल को फॉलो करके सब्सक्राइब करके आप लोग उसे प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए। तो इस प्रश्न का देखिए आंसर क्या हो गया? अबुल फजल। तो ये सब क्या थे? बीरबल, फैजी, टोडर में ये सब नवरत्न के ही गिनती में आते थे। ये सब भी नवरत्न ही थे अकबर के दरबार में। तो क्या था? बीरबल का काम क्या था? ये सबसे ज्यादा क्या था? बुद्धिमान था। उसके दरबार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान था। ठीक है, बुद्धिमान और चतुर था, मतलब सबसे ज्यादा ये बीरबल। अब फैजी क्या था? फैजी के बारे में भी जानते हैं। तो फैजी जो है, ये भी क्या था? कवि था। ये कवि था। और ये कवि कौन था? यही अबुल फजल का बड़ा भाई था। बड़ा भाई था, बड़ा भाई था किसका? ये अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी था। ठीक है, इसे ध्यान में रखना। टोडरमल का क्या था? ये वित्त मंत्री था। ये वित्त मंत्री था अकबर के दरबार में। इसे भी ध्यान में रखता है। इस प्रश्न का आंसर तो हालांकि आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हुआ, इसे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी, 5 सितंबर, 8 मार्च, या 14 नवंबर? इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 16 सितंबर, 5 जून, 1 दिसंबर? तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि का वेग सर्वाधिक निम्नलिखित में से किसमें होता है? मतलब ध्वनि का जो वेग होता है सर्वाधिक किसमें होता है? वायु में होता है, इस्पात में होता है, या जल में होता है, या निर्वात में होता है? तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस्पात में, जिसको स्टील बोलते हैं इंग्लिश में। अगला प्रश्न है, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? भारत में जो नीली क्रांति की शुरुआत हुई तो किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से, कृषि उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, या पेट्रोलियम उत्पादन से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य उत्पादन से ये रिलेटेड करता है। इसे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा है? मतलब निम्नलिखित में कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम, क्रोशिया जलधारा, या लेब्राडोर जलधारा, या उत्तरी अटलांटिक प्रवाह? इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
लेब्राडोर जलधारा है। कौन सा है? लेब्राडोर जलधारा। इसे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का के संरक्षण से संबंधित है? मतलब मौलिक अधिकार का संरक्षण करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 14, 32, 19 या 21? इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32 इसका संरक्षण करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1912 में, 1920 में, 1916 या 1926 में? तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ये हुआ था 3 फरवरी 1916 को हुआ था। इसे ध्यान में रखना है। 3 फरवरी 1916 को। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, महामहिम गोविंद रानडे ने, या बाल गंगाधर तिलक ने, या दादा भाई नौरोजी ने? तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कौन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब किया था? तो ये किया था 12 जून 1905 ईस्वी को किया था। 1905 ईस्वी को किया था। कहाँ पे किया था? तो पुणे शहर में किया था। पुणे शहर में किया था। कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। इसे ध्यान में रखना है। पुणे शहर कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से, लोथल से, कालीबंगा से, बनवाली से? तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा से मिलाएगा। मैंने जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो उसमें आप लोग हड़प्पा चैप्टर को पूरी डिटेल में मैंने पढ़ाया। मोहनजोदड़ो, लोथल हो गया, कालीबंगा कहाँ से क्या मिला है, अच्छे तरीके से पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ वहाँ पे बताया गया, पूरा डिटेल में बताया गया। आप लोग चैप्टर को जरूर पढ़िएगा। साथ साथ एमसीक्यू तो यहाँ पे करवा ही रहे हैं आप लोग। और एक एक क्वेश्चन पूरा बीपीएससी के अनुरूप आप लोग को तो पता चल ही गया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे, क्योंकि इस क्वेश्चन पे हर एक क्वेश्चन पे रिसर्च करके किया गया है। यहाँ पे रिसर्च करके बीपीएससी के अनुरूप आप लोग के लिए तैयार किया गया। इसलिए आप लोग एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और इस प्रश्न से कितने प्रश्न बन सकते हैं उसको भी आप लोग को पढ़ते जाना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 50 सेकंड, 24 घंटे, 8 घंटे 20 सेकंड, या 8 मिनट 20 सेकंड, या 365 दिन? तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जिसको बोलते हैं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इनको देखना है। 1930 में, या 1947 में, या 1935 में, या 1950 में? इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1935 में हुआ था स्थापना। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स जिसको बाजरा बोलते हैं वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था? मतलब अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष जो है किस वर्ष को घोषित किया गया था? 2021 में, 2023 में, 2022 में, या 2024 में किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए प्रश्न को दिया गया है। इस पे 45 नंबर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, 2023 में मिलेट्स को क्या किया, घोषित किया गया, वर्ष घोषित किया था। मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया था, मतलब बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक या अध्यक्ष कौन थे? मतलब संस्थापक या अध्यक्ष एक रूप से बोल सकते हैं, कौन थे बिहार में? मजरूल हक थे, या सच्चिदानंद सिन्हा थे, या राजेंद्र प्रसाद थे, या हसन इमाम थे? इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मजरूल हक थे। कौन थे? मजरूल हक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। हरित क्रांति के जनक भारत में किसे माना गया? ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब हरित क्रांति के जनक भारत में किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को, वर्गीज कुरियन को, एम एस स्वामीनाथन को, या सैम पित्रोदा को? तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम एस स्वामीनाथन ही थे जो कि हरित क्रांति के जनक भारत में कहे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रक्तदाब
जिसको कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हर प्रश्न आप लोग को बीपीएससी में देखने को, साइंस का ये प्रश्न है, ठीक है। साइंस हो गया, ज्योग्राफी, हर टॉपिक का प्रश्न यहाँ पे लिया गया है आप लोगों के लिए, और एक एक क्वेश्चन को रिसर्च करके तैयार किया जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और एक क्वेश्चन को हो सके तो आप लोग याद ही कर लीजिएगा। और साथ साथ जितने उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में बताए हैं, हर एक क्वेश्चन को पढ़िएगा अच्छे से। तो रक्तदाब, ब्लड प्रेशर को मापने वाला किस यंत्र से किया जाता है? बैरोमीटर से, एनेमोमीटर से, स्फेग्नोमैनोमीटर से, इलेक्ट्रोमीटर से। इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्फेग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? मतलब भारत में जो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? राज्य उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है या महाराष्ट्र है? तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ये भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य है, ठीक है, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला। और यहीं पे जनसंख्या की बात करें, सबसे ज्यादा भारत में जनसंख्या की स्थित यूपी है, ठीक है, यूपी है, यह यूपी जनसंख्या में, और क्षेत्रफल में राजस्थान है, इसे ध्यान में रखना। और ये अंतिम प्रश्न है, इसको देखिए। बौद्ध संगति के आयोजन स्थलों का सही क्रम। देखिए, बौद्ध संगति 4 हुए थे, 4 बौद्ध संगति हुए थे, ठीक है। तो 4 बौद्ध संगति, तो पहला हुआ था, दूसरा हुआ था, तीसरा हुआ था, चौथा हुआ। तो पहला हुआ था राजगीर में। कहाँ हुआ था? राजगीर में। ये कब हुआ था, इसे भी ध्यान में रखना है। 483 बीसी। बीसी मतलब क्या होता है? ईसा पूर्व होता है, इसे ध्यान में रखना। दूसरा हुआ था वैशाली में, दूसरा हुआ था वैशाली में। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 383 में, 383 बीसी। ये सब ईसा पूर्व में हो रहा है, इसे ध्यान में रखना। और तीसरा हुआ था, तीसरा कहाँ हुआ था? तीसरा हुआ था आपका पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में हुआ था, इसे ध्यान में रखना। ये कब हुआ था पाटलिपुत्र में? तो 255 बीसी, ईसा पूर्व में हुआ था। और चौथा कब हुआ था? ये हुआ था कुंडलवन कश्मीर, मतलब कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। ये कब हुआ था? तो ये 78 एडी, मतलब 78 ईस्वी में हुआ था, इसे आप लोग को ध्यान में रखना है। अगर शासन की बात किया जाए, अगर शासन किसके शासन में हुआ था, तो ये अजात शत्रु, हम लिखेंगे नहीं, बता देते हैं। अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था, कालाशोक के शासन में हुआ था, और तीसरा हुआ था अशोक के शासन काल में, और चौथा हुआ कनिष्क के शासन में। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, आप लोग नोट करके इसे याद भी करिएगा। तो इस प्रक्रिया से आप लोग को पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या हो जाए। पहला है राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, किसमें, कौन से ऑप्शन में है? तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए, राजगीर हो गया, वैशाली हो गया, पाटलिपुत्र और कुंडलवन किस्म। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। इस प्रकार से आप लोग समझते हुए आगे बढ़। मैं आशा करता हूँ एक एक प्रश्न आप लोग को अच्छे लगे होंगे, और पूरा का पूरा बीपीएससी लेवल के क्वेश्चन, जिसमें कि आप लोग को बीपीएससी टीआरई 4 में बहुत ही काम करने वाला है, बीपीएससी 72 जो आने वाला है उस एग्जाम में। और दोनों का परीक्षा का पैटर्न, सिलेबस एक जैसा है पूरा तरीके से, इसलिए आप लोग उसके अनुरूप आप लोगों को लिए तैयार किया गया है। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, और मैं आशा करता हूँ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लिए, फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप जो सीरीज ये स्टार्ट हो गया, और बीपीएससी के पूरे पैटर्न के आधारित पे आप लोग का चलते हुए आगे बढ़ते जाएगा। हर दिन आप लोग को यहाँ पे 50 एमसीक्यू लाया जाएगा, जिसमें कि बहुत ही रिसर्च करके क्वेश्चन तैयार किया जाता है, बहुत ही एनालिसिस ऑथेंटिक तरीके से तैयार किया जाता है। आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को देखे होंगे। आप लोग तो खैर मैच्योर स्टूडेंट हैं, बीपीएससी के स्टूडेंट, आप लोग को पता ही चल गया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को मिले, और इसका सोल्यूशन भी किस प्रकार से हमने करवाया है वो भी आप लोग देख ही चुके हैं। और आप लोगों को जो भी कमेंट में राय देना हो आप लोग दे सकते हैं। चलिए, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, और बीपीएससी का तैयारी अच्छे तरीके से आप लोग इसी प्रकार से क्रम वाइज करके करते चलिए, और आप लोग का सफलता सुनिश्चित जरूर की जाएगी। ठीक है।